हेलो एवरीवन, माय नेम इज यामिनी टुकराल एंड वेलकम यू टू अंडर 24/7 स्कूल। तो बच्चों, चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स और ग्लैंड से बना होता है, जो कि फैसिलिटेट करता है फूड का डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू स्मॉल माइक्रोमोलिक्यूल्स टू गेन एनर्जी। हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो डाइजेशन के थ्रू ही आती है। जब फूड पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की फॉर्म में, वो टूट के माइक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं और वो बॉडी को एनर्जी देते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से बना होता है। हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है एनस में, और उससे एसोसिएटेड बहुत सारे हमारे होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसके अंदर जो सारे ग्लैंड्स और ऑर्गन्स थे हमने लास्ट क्लास के अंदर देखे थे। तो आज हम करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ द फूड, पूरा का पूरा प्रोसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इट इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसा होता है? मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है। सो द बकल कैविटी, इट परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। दो मेजर फंक्शंस हमारी जो ये माउथ ओरल कैविटी है, जो बकल कैविटी है, वो परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को मिक्स किया हमने सलाइवा के साथ, क्या बनाने के लिए? बोलस, और वो क्या हो जाएगा? मैस्टिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैस्टिकेट हो जाएगा। एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग, कैसे हम अपने फूड को जो है इनगल्फ कर लेते हैं। च्यूइंग के बाद हमारे फूड को पास होना होता है थ्रू द फेरिंग्स, ईसोफेगस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वॉलो बोलते हैं। एक तो हमारी च्यूइंग हो गई जो कि हमारी मैस्टिकेशन में होती है, एंड देन हमारी होती है स्वॉलोइंग, मतलब निगलना, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? निगलना। सो द टीथ एंड द टंग, with the help of saliva, they masticate and mix up the food thoroughly. जो टीथ और टंग है वो सलाइवा के साथ फूड को क्या करती है? मैस्टिकेट कर देती है, मतलब ल्यूब्रिकेट करती है। अब सलाइवा के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो लुब्रिकेट करती है? सलाइवा के अंदर होता है म्यूकस, जो कि फूड पे जाके उसे एक सॉफ्ट बोलस में बना देती है। पहले हमारा फूड जो होता है हार्ड होता है ना, स्लाइटली हार्ड होता है। जब हम उसे माउथ के अंदर डालते हैं तो सलाइवा उस पे आता है, सलाइवा का म्यूकस आता है और वो एक सॉफ्ट बोलस की फॉर्म में बन जाता है, जिससे कि हमें स्वॉलो करना ईजी होता है। अच्छा, ये बताओ कि किस किस को पता है कि कितनी बारी हमें च्यू करके खाना चाहिए? किस किस को पता है कि हमें कितनी बारी च्यू करके खाना चाहिए? हाँ, 20 टाइम्स जो है च्यू करना होता है फूड। ये नहीं है कि तुम गिनने लगो, जो अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स जो है हमें च्यू करना होता है, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है बड़े से छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा और फिर जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स डाइजेशन के थ्रू माइक्रोमोलिक्यूल्स में बन जाएंगे। So the mucus in saliva, it helps in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus. जो सलाइवा के अंदर म्यूकस होता है वो क्या करता है? लुब्रिकेशन में मदद करता है और अधेयर करता है masticated food particles into a soft bolus. बोलस क्या होता है? हमारा सॉफ्ट होता है। Next, the bolus, it is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus. जो bolus है वो pharynx के अंदर convey होता है, then esophagus के अंदर जाता है। क्योंकि pharynx हमारा क्या होता है? common passage होता है। common passage किस किस के बीच का होता है? ट्रकिया, esophagus। ट्रकिया क्या होता है? हमारा विंड पाइप होता है। ट्रकिया क्या होता है? हमारा विंड पाइप होता है, और ईसोफेगस हमारा फूड पाइप होता है। सो सबसे पहले जो बोलस है माउथ से सीधा जाएगा किसमें? फैरिंग्स में, और उसके बाद में कहा जाएगा ईसोफेगस में, बाय स्वॉलोइंग और डेग्लूटेशन। स्वॉलोइंग को हम और क्या बोलेंगे? डेग्लूटेशन। जब मिक्स हो जाता है हमारा फूड, बोलस बन जाता है और उसके बाद में हम उसे स्वॉलो कर लेते हैं। So the bolus, it further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called the peristalsis. Esophagus से स्टमक में जाने के लिए एक वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आती है, जिसे कि हम लोग पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। मतलब ऐसी ऐसी वेव होती है, ऐसी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं सारे के सारे मसल, और वो पुश करते हैं फूड बोलस को टूवर्ड्स द स्टमक।
So the gastroesophageal sphincter, it controls the passage of food into the stomach. कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखा था कि जो हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कि ईसोफेगस से जो फूड आ रहा है वो स्टमक के अंदर जाए और वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है। कभी भी स्टमक से बैकफ्लो नहीं करता, बट हाँ जब वो स्फिंक्टर खुला रह जाता है तब शायद वो फूड जो है वापस फ्लो बैक कर जाए, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉमिट बोलते हैं। वॉमिट में यही होता है, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है, वो ओपन हो जाता है और जो फूड है वो वापस पुश हो जाता है फ्रॉम द स्टमक टू द ईसोफेगस। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो गार्ड करता है फूड को फ्रॉम द ईसोफेगस टू द स्टमक। So the saliva secreted into the oral cavity, it contains electrolytes. जो saliva है oral cavity के अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर कौन कौन से electrolytes होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और HCO3 माइनस। सो Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस और HCO3 माइनस, है ना। एंड द एंजाइम्स कौन कौन सी होती है, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम, salivary amylase and lysozyme. तो the chemical process of digestion, it is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme. कौन सी है हमारी carbohydrate splitting enzyme, salivary amylase. जब हम carbohydrate splitting enzyme की बात करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि oral cavity के अंदर हमारा सबसे पहला जो digestion है किसके ऊपर होता है, carbohydrates का digestion होता है by salivary amylase. कार्बोहाइड्रेट्स बाय सलाइवरी अमाइलेस, है ना। उसके बाद में क्या होता है, जो सलाइवरी अमाइलेस के बाद होता है 30% ऑफ द स्टार्चेस इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम। उसका ऑप्टिमम पीएच क्या है, पीएच 6.8। इस पे सलाइवरी अमाइलेस फंक्शन करता है और वो स्टार्च को तोड़ता है इनटू माल्टोज, जैसे कि इसके अंदर दिया है, स्टार्च को तोड़ता है इनटू माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, हमारा डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। सो लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, इट एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। तो सलाइवरी अमाइलेस के साथ में हमारे लाइसोजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करते हैं और इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेस एंड लाइसोजाइम। सलाइवरी अमाइलेस स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है एट पीएच 6.8 इनटू अ डाइसैकेराइड कॉल्ड माल्टोज, और लाइसोजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। सो द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कल हमने देखा था कौन कौन सी लेयर्स थी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। सो इसके अंदर जो म्यूकोसा लेयर है उसके अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। सो द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। सबसे पहले है म्यूकस नेक सेल्स, दूसरे पेप्टिक और चीफ सेल्स, थर्ड है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। कितने टाइप्स के सेल है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, म्यूकस और नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स या फिर पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। सो म्यूकस सेल्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट म्यूकस। देन पेप्टिक सेल्स क्या करेंगे, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजिन को सिक्रीट करेंगे, ठीक है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजिन को सिक्रीट करेंगे। और जो पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो हमें पता चल गया कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, म्यूकोसा के अंदर होते हैं। हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो कहाँ पे होते हैं, सबसे पहले म्यूकोसा के अंदर होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे, कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, सबसे पहले म्यूकस सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, फिर हमारे कौन से आते हैं, चीफ सेल्स, और फिर हमारे आते हैं क्या, पैराइटल सेल्स। तो इसमें जो हमारे म्यूकस सेल्स है वो तो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो चीफ सेल्स है या फिर पेप्टिक सेल्स है ना, पेप्टिक सेल्स है वो क्या सिक्रीट करेंगे, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजिन, और लास्ट में पैराइटल सेल्स सिक्रीट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और उसके साथ साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सो द स्टमक इट स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours। स्टमक के अंदर फूड कितनी देर रहता है, 4 से 5 घंटे रहता है। द फूड इट मिक्सेस थरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, वो फूड जो है गैस्ट्रिक जूस के साथ थरली मिक्स करता है बाय द चर्निंग प्रोसेस ऑफ द
मस्कुलर वॉल एंड इट इज कॉल्ड द चाइम। जब जो फूड है वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करेगा, क्या बनाएगा? चाइम बनाएगा। क्या बनाएगा? चाइम बनाएगा। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? बाय दी चर्निंग मूवमेंट्स। ऐसे 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 वाली, आपने कभी लस्सी बनते हुए देखी है? लस्सी या फिर छाछ बनते हुए देखी होगी, तो उसमें ऐसे 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 करके रोल करते हैं, है ना, रोलर सा कुछ होता है, चर्निंग करते हैं। तो वैसे ही मूवमेंट, जो चर्निंग मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो फूड है वो मिक्स करता है विद द गैस्ट्रिक जूस और क्या बनाता है? चाइम बनाता है। उसके बाद में जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन है, वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक्सपोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव पेप्सिन, और वो क्या होता है? हमारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है ऑफ द स्टमक। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटियोलिसिस करता है ना, प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है, प्रोटियोलिसिस करता है। Pepsin converts proteins into proteases and peptones, which are peptides. So pepsin का हमें पता चल गया, हमें salivary amylase का पता चल गया। Pepsin क्या करता है? वो प्रोटीन्स को तोड़ता है into proteases and peptones। ठीक है। So the next is the mucus and the bicarbonates present in the gastric juice. They play an important role in the lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation. जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं, अब म्यूकस जहाँ पे मौजूद होगा, इसका मतलब क्या है? वो लुब्रिकेशन में मदद कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो लुब्रिकेशन में मदद कर रहा है। और बाइकार्बोनेट्स जो मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? वो म्यूकोसल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करते हैं और वियर एंड टीयर ना हो उस वजह से उसे एक्सोरिएशन से बचाते हैं, एक्सोरिएशन से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन्स। HCl जो है, जैसे कि मैंने बताया कि इनएक्टिव जो प्रो एंजाइम हमारा क्या है? पेप्सिनोजेन, उसको कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन। तो HCl जो कि एसिडिक pH 1.8, आप देख सकते हो कितना ज्यादा एसिडिक pH है, कितना कम है, मतलब pH कम है और कितना ज्यादा एसिडिक है। वो क्या करता है? ये ऑप्टिमल होता है पेप्सिन के लिए टू एक्टिवेट देयर एक्शन, ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन्स टू एक्टिवेट देयर एक्शन। तो HCl जो है यही एसिडिक pH प्रोवाइड करता है। Then renin is a proteolytic enzyme found in the gastric juice of infants which helps in the digestion of milk proteins. जो renin होता है वो क्या करता है? renin, देखो दो renin होते हैं, एक तो ये वाला renin होता है, ये हमारा गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होता है, और ये वाला रेनिन होता है, ये हमारा हार्मोन होता है, ये हमारा हार्मोन होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जब हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम RENNIN के बारे में बात कर रहे हैं। सो रेनिन क्या होता है? हमारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होता है इन्फेंट्स के अंदर, जो कि मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस दे आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक जूस। अब हमें गैस्ट्रिक जूस के अंदर पता चल गया कि क्या क्या होता है? म्यूकस होता है, बाइकार्बोनेट्स होता है, HCl होता है, रेनिन होता है। ठीक है। Next, so the movements they are generated by the muscularis layer of the small intestine. जो small intestine के अंदर muscularis layer होगी वो हमारी movements generate करेगी. So these movements they help in a thorough mixing up of food with various secretions in the intestine and they facilitate digestion. The bile, the pancreatic juice and the intestinal juice आर द सिक्रीशंस रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सी सिक्रीशन रिलीज होती है? जब हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस तीनों के तीनों मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं। So the pancreatic juice and the bile they are released through a hepatopancreatic duct. और द पैनक्रियाटिक जूस वो क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स द इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के ऐसे ही आ जाता है कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। ये तो याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द ट्रिप्सिनोजेन
इट इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेस। जब हम एंटेरोकाइनेस की बात करते हैं वो ट्रिप्सिनोजिन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि किससे सिक्रीट होता है एंटेरोकाइनेस, इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन। और वो क्या करता है, वो अदर एंजाइम्स ट्रिप्सिन जो है और बाकी सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजिन को कौन एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है एंटेरोकाइनेस, है ना, एंटेरोकाइनेस किसमें, ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन बाकी सारे एंजाइम्स को कन्वर्ट करता है, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करके क्या बनाएगा, काइमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेस को कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ठीक है। तो ऐसे जो है ट्रिप्सिन इन सब पे एक्ट करके इनको एक्टिवेट कर देगा। अब ये जो हमारा ट्रिप्सिनोजिन है ये क्या करता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा से। कहाँ से रिलीज होता है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा से। So the bile released into the duodenum, it contains the bile pigments, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol, phospholipid, पर उसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते। बाइल जूस के अंदर कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन सा एंजाइम होता है, तो उसमें अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन आएगा तो हमने नन ऑफ दीज ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाइल के अंदर देयर आर नो एंजाइम्स। सो बाइल क्या करते हैं, दे बेसिकली हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। Biles, they help, bile juice, it helps in the emulsification of fat, that is the breaking down of fat into small measles. So bile जो होता है it breaks down fats into small measles, और बाइल क्या करता है, लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली हमारा बाइल जो है फैट्स के साथ कंसर्न्ड है ना, बाइल जो है फैट्स के साथ कंसर्न्ड है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करके उसे किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू स्मॉल मीजल्स। सो बाइल दे आल्सो एक्टिवेट द लाइपेजेस। सो देन कम्स द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम। उसके अंदर क्या होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं विच सिक्रीट म्यूकस। म्यूकस की बात आती है तो किस में मदद करेगा, ये हमारा लुब्रिकेशन में। सबसे पहला पॉइंट यही आना चाहिए, म्यूकस है तो लुब्रिकेशन में मदद करेगा। Then the secretion of the brush border cells of the mucosa along with the secretion of the goblet cells, they constitute the intestinal juice, ठीक है। intestinal juice को हम और क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस। जब हम इंटेस्टिनल जूस की बात करते हैं तो उसको हम और क्या बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस। अब ब्रश बॉर्डर सेल्स जो होते हैं वो म्यूकोसा के वो कुछ सिक्रीशन करेंगे, और गॉबलेट सेल की जो सिक्रीशन है वो दोनों मिला के हमारा क्या बनाएगा, इंटेस्टिनल जूस बनाएगा। हमें पैनक्रियाटिक जूस का पता चल गया था, बाइल जूस का पता चल गया था, इंटेस्टिनल जूस बचा था, गैस्ट्रिक जूस भी हमें पता चल गया था। तो इंटेस्टिनल जूस के अंदर सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इंटेस्टिनल जूस को बनाते हैं, जिसको हम लोग सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। इस जूस के अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होती है, लाइक द डाइसैकेराइड्स, माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो जूस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लाइक द माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियोसिडेजेस। The mucus along with the bicarbonates from the pancreas, वो क्या करती है, वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एसिड्स, और उसे क्या करती है, एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट देती है, pH 1.8। स्टमक में हमारा कितना था, स्टमक का pH अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो था हमारा 1.8, और सडनली जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं तो उसके अंदर pH हो जाता है अल्कलीन, जो कि हो जाता है 7.8। आप देख रहे हो कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है, pH 1.8 से 7.8 पे जा रहा है। तो म्यूकस जो है बाइकार्बोनेट्स के साथ क्या करती है, मिल के इंटेस्टिनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करती है कि एकदम से एसिडिक से अल्कलाइन एनवायरनमेंट हुआ है तो उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करती है फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। और इसमें जो है अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है। देन द सबम्यूकोसल ग्लैंड्स दैट आर द ब्रूनर्स ग्लैंड्स, दे आल्सो हेल्प इन द सेम। ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी यही मदद करते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स partially hydrolyzed to protein, partially hydrolyzed proteins होते हैं ये। in the time reaching the intestine they are acted by the proteolytic enzymes of the pancreatic juice। तो जब
जो पेप्टोन्स है वो रीच होते हैं इन द इंटेस्टाइन, उनको सबसे पहले प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो है वो एक्ट करते हैं फ्रॉम द पैनक्रियाटिक जूस। कार्बोहाइड्रेट्स जो है काइम के अंदर दे आर हाइड्रोलाइज्ड by pancreatic amylase into the disaccharides. Fats, they are broken down by the lipase with the help of bile into di and monoglycerides. And nucleases जो होते हैं pancreatic juice के अंदर वो क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड पे काम करते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, हमें पता चल गया, एक लमसम हमें पता चल गया जो प्रोटीन्स और पेप्टोन्स है जो कि स्टमक में पार्शियली हाइड्रोलाइज हुए हैं वो फिर प्रोटियोलिटिक एंजाइम से एक्ट अपॉन होते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट्स दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द पैनक्रियाटिक अमाइलेज। देन द फैट्स दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स बाय द हेल्प ऑफ लाइपेजेस। देन न्यूक्लिएजेस इन द पैनक्रियाटिक जूस वो जो है न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। सो ये है हमारी एक तरीके से समरी डाइजेशन ऑफ फूड की। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड की एक तरीके से समरी है। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेस, trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase, it breaks down into dipeptides. Polysaccharides is acted upon by amylase, वो disaccharides बनाएगा। फैट्स को जब लाइपेज से एक्ट कराते पहले डाइग्लिसराइड बनाएगा फिर मोनोग्लिसराइड बनाएगा। न्यूक्लिक एसिड्स पे जब न्यूक्लिएजेस जाते हैं वो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड पे जब न्यूक्लियोटाइडेजेस जाते हैं तो बनते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइडेजेस जाएंगे तो शुगर एंड बेसेस। ये पूरा का पूरा जो है डाइजेशन हमारा ऐसे चलता है। तो इसका एक स्निप ले लो आप फटाफट से, जिससे कि आपको जो है एक लमसम आइडिया मिल जाए, एक समरी मिल जाए जब आप रिवीजन करने बैठो कि क्या क्या होता है डाइजेशन के अंदर। इसका एक स्निपशॉट ले लो, इसका एक स्निपशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं। So dipeptides, they are acted upon by dipeptidase, break down करता है into amino acids। माल्टोज पे कौन सा एक्ट करता है, माल्टेज, और ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स। देन लैक्टोज के ऊपर आता है लैक्टेज, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में इसे ब्रेक डाउन करता है। देन सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज एक्ट करता है, 2, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बनाता है। न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस वर्क करके शुगर्स एंड बेसेस में ब्रेक डाउन करते हैं और डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स पे लाइपेजेस काम करके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनाते हैं। ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे मैक्रोमोलिक्यूल से माइक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं, है ना, कैसे मैक्रोमोलिक्यूल से माइक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं। इसका एक स्निपशॉट ले लीजिए, इसका एक स्निपशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको याद रहे कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। ये 2 स्लाइड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे रिएक्शंस इन दोनों ही स्लाइड्स में दिए कि एंजाइम कौन सा क्या कर रहा है, किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। The breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ब्रेकडाउन जो प्रॉपर है वो कहाँ होता है, डिओडेनम रीजन के अंदर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। डिओडेनम रीजन कौन सा होता है, जो फर्स्ट रीजन होता है जो कि जस्ट स्टमक से फूड आता है डिओडेनम में, वहां पे ये जो है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जो है टूट जाते हैं इनटू स्मॉल माइक्रोमोलिक्यूल्स। So the simple substances thus formed, they are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine. ड्यूडेनम के अंदर टूट गए तो एब्जॉर्ब कैसे होंगे, यूटिलाइज कैसे होंगे, एसिमिलेट कहाँ पे होंगे, ये सारे के सारे हमें जेजुनम एंड इलियम में होंगे। उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंसेस है, उनको जो है पास्ड ऑन करते हैं टू द लार्ज इंटेस्टाइन और उन्हें एक्सपेल आउट कर देते हैं बॉडी से बाहर। सो नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। फंक्शन क्या क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करती है, मिनरल्स करती है और सर्टेन ड्रग्स। देन सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस विच हेल्प्स इन अधेरिंग द वेस्ट undigested particles together and lubricating for an easy passage। म्यूकस सिक्रीट करती है जिससे कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो एक इकट्ठे फॉर्म में आ जाए और उसे जो है इजीली बॉडी के बाहर थ्रो कर पाए। The undigested unabsorbed substances they are called the feces। जो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फीसिस बोलते हैं। थ्रू द एनस, एनस के थ्रू जो है ये बाहर जाते हैं, है ना, थ्रू द एनस दे आर एक्सपेल्ड आउट। सो
enters into the cecum of the large intestine through the ileocecal valve which prevents the backflow of the fecal matter. इलियम से जो है वो फीकल मैटर जो है सीकम के अंदर जाता है और इलियोसीकल वो स्फिंक्टर जो है उसे बंद कर देता है ताकि जो फीसिस है वो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जा पाए. So it is temporarily stored in the rectum till the defecation. Defecation is the act of throwing out of feces from the body. तो जब तक defecation नहीं होती तब तक इसे कहाँ पे स्टोर करते हैं? रेक्टम के अंदर करते हैं. कंट्रोल कैसे होता है डाइजेशन ऑफ फूड का? न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. कौन सा कंट्रोल होता है? न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल दोनों रहता है. द साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. कभी आपने देखा है कि जब हमारे घर में खाना बन रहा होता है उसकी स्मेल से ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है. वो पानी नहीं, वो एक्चुअली में सलाइवा होता है. सो द साइट, अगर हम खाना देख ले, खाना सूंघ ले और खाना हमारे मुंह के अंदर हो तो सलाइवा ऑटोमेटिकली जो है सिक्रीट होने लग जाता है. सो द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टिनल सिक्रीशंस आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय दीज न्यूरल सिग्नल्स. जैसे हम लोग साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड से हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है, वैसे ही गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल जूसेस भी जो है इसी वजह से सिक्रीट हो जाते हैं. और ये क्या होते हैं? हमारे न्यूरल सिग्नल्स होते हैं. क्या होते हैं ये? हमारे न्यूरल सिग्नल्स होते हैं. So the muscular activities of different parts of the alimentary canal, they can also be moderated by the neural mechanism, both local and through the central nervous system. Locally और through the central nervous system जो है muscular activity क्या है हमारी? पेरिस्टाल्सिस और चर्निंग. ये सारी हमारी मस्कुलर एक्टिविटी है ना जो हमारी हमने पढ़ी है अभी कि डाइजेशन में कौन कौन सी जरूरी होती है. तो ये भी जो है ये न्यूरल मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है, लोकली भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी. देन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, इट इज कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा. जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोसा है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि हार्मोनल कंट्रोल करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. Calorific value. The energy requirements of animals and the energy content of food, they are expressed in terms of the measure of heat energy because अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? हमारी हीट है. सो कोई भी एनिमल, प्लांट या किसी भी चीज़ को जब है एनर्जी चाहिए होगी उसको हम किस टर्म में मेजर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. सो दिस इज ऑफन मेजर्ड टू एज कैलोरी और जूल. इसको हम कैलोरी या फिर जूल में मेजर करते हैं. अब जब भी कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट देखो वो कैलोरी या फिर जूल के अंदर मेंशन्ड होती है. So which is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius? तो कैलोरी या फिर जूल या फिर कैलोरिफिक वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is the heat energy which is required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. ये इसकी डेफिनेशन है. ये इसकी डेफिनेशन है कि कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, कि कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है. सिंस दिस वैल्यू इज टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैल और किलो जूल. क्योंकि कैलोरी और जूल बहुत छोटे यूनिट्स हो जाते हैं इसलिए फिजियोलॉजिस्ट ने जो है किलो कैल और किलो जूल यूज करना स्टार्ट कर दिया है. पर हमें ये पता चल गया कि कैलोरिफिक वैल्यू की मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. किसके अंदर मेजर होती है? कैलोरी या फिर जूल के अंदर. और फिजियोलॉजिस्ट ने इसे किलो कैल या फिर किलो जूल के अंदर करना शुरू कर दिया है. Then 1 kilocalorie is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kg of water. क्योंकि हम यहाँ पे कैलोरी नहीं किलो कैलोरी की बात कर रहे हैं तो इसमें 1 ग्राम की जगह पे 1 kg ऑफ वाटर आएगा बाय 1 डिग्री सेल्सियस. सो द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ बॉम कैलोरीमीटर इज इट्स ग्रॉस कैलोरिफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू. अब हमारी एक और डेफिनेशन आती है ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू की. जब हम ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू की बात करते हैं सो द कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ बॉम कैलोरीमीटर, वो क्या होता है? हमारा ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू. कैलोरीमीटर क्या है? हमारा कैलोरीमीटर है एक क्लोज मेटल चेम्बर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है. मतलब एक पूरे बॉम कैलोरीमीटर को जब हम फुली कंबर्स कर देते हैं तो उससे जो एनर्जी, जो हीट निकलती है उसे हम लोग ग्रॉस एनर्जी वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू बोलते हैं. सो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी
कंबशन फॉर 1 ग्राम ऑफ फूड इज द फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। जितनी एक्चुअल एनर्जी जो है 1 ग्राम ऑफ फूड को कंबशन करने में लगी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारी एक्चुअल फिजियोलॉजिक वैल्यू होती है फूड की। सो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की? 4.1 किलो कैल पर ग्राम, 5.65 किलो कैल पर ग्राम एंड 9.45 किलो कैल पर ग्राम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और फिजियोलॉजिक वैल्यूज भी इसके अंदर दी हुई है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, मेरे को लगा कि इंक्लूड करना चाहिए तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया था। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेफिनेशन याद कर लो और कुछ नहीं आएगा। देन एब्जॉर्प्शन पे जब हम आते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दे पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट्स है, जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स है, वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा से कहाँ पे मूव करते हैं, ब्लड या फिर लिम्फ में, और क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। So it is carried out by passive, active और facilitated transport mechanism. Passive transport से भी हो सकता है, active transport से भी हो सकता है और facilitated transport से भी हो सकता है। The small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids and electrolytes like chloride ions, they are generally absorbed by simple diffusion. Simple diffusion, the movement of particles from a region of higher concentration to the lower concentration without the expenditure of energy and carrier proteins, वो होता है हमारा simple diffusion। तो इसके लिए इसमें कौन से हमारे यूज होते हैं, जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, छोटे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वो सिंपल डिफ्यूजन के जो है थ्रू ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। The passage of these substances into the blood, it depends upon the concentration gradient। जैसे कि मैंने बोल दिया कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही ये वाले जो है मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। So the substances like the glucose, amino acids, they are absorbed by the help of carrier proteins without the expenditure of energy। जब जो है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है थ्रू कैरियर, सर्टेन कैरियर और पोर्ट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो कौन कौन से फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है ट्रांसफर होते हैं, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। फिर हमारा आता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है। देन हमारा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो उसको एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी चाहिए होता है एंड इट रिक्वायर्स एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट रिक्वायर्स एटीपी। So the various nutrients like the amino acids, monosaccharides like the glucose, electrolytes like Na+, they are absorbed into the blood by this mechanism। ठीक है, तो 3 हमने पढ़े, simple diffusion, facilitated and active transport। So the fatty acids are the glycerol जो होते हैं, ग्लिसरॉल। ओके, तो ये टंग ट्विस्टर की तरह एक आ जाता है जब R और L साथ में आ जाते हैं, ग्लिसरॉल। सो फैटी एसिड्स और जो ग्लिसरॉल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं एंड दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं they cannot be absorbed into the blood, they are first incorporated into small droplets जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजल्स, जो कि फिर इंटेस्टिनल म्यूकोसा में मूव करती है। they are reformed into very small protein coated fat globules called the chylomicrons which are transported into the lymph vessels। पहले वो मीजल्स में बने, उसके बाद में वो स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर बने जिनको हम लोग काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं, जो कि लिम्फ वेसल में ट्रांसफर होते हैं, जो कि लैक्टियल्स होते हैं इन द विलाई। So these lymph vessels they ultimately release the absorbed substances into the blood stream। तो हमें पता चल गया कि विलाई जो है बेसिकली एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, विलाई जो है एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और ये सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड, वो ही इंक्रीज करता है इसके सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, so the absorption of the substances takes place in different parts of the alimentary canal like the mouth, small intestine, large intestine, और maximum absorption हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखते हैं हमारी कौन कौन सी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है। सबसे पहला माउथ की जब हम बात करें तो सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। जो ड्रग्स होते हैं जब वो म्यूकोसा और लोअर साइड ऑफ द टंग में, मतलब फ्रेनेलम पे जो है कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो ब्लड कैपिलरी जो वहाँ पे मौजूद होती है वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, सिंपल शुगर्स होता है, अल्कोहल एक्सेट्रा, ये सब होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन भी वहीं पे कंप्लीट होती है और वहीं पे एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। absorption of the glucose, fructose, fatty acids, glycerol, amino acids, which are absorbed through the mucosa into the blood stream and the lymph. lymph vessel के अंदर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स के अंदर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, मिनरल्स होता है और ड्रग्स होता है। तो हमें ये पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन किसका कहाँ पे होता है। इसका एक स्निप ले लो, बस इतना ही काफ़ी है। जब तुम लोग एब्जॉर्प्शन का पढ़ोगे इतना ही काफ़ी है, इसका एक स्निप ले लो, ठीक है। तो इसका एक स्निप ले लिया जाए। So the absorbed substances they finally reach the tissues which utilize them for their activities। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। जब जो एब्जॉर्ब्ड फूड आइटम है वो टिश्यू में पहुंच जाए और टिश्यू से यूज कर ले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। सो द डाइजेस्टिव वेस्ट solidified into coherent feces into the rectum, they initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal। जब defecation का टाइम आता है तो एक न्यूरल रिफ्लेक्स आता है जिसकी वजह से हमें urge to defecate होता है ना, हमें urge to defecate होता है कि फटाफट जो है हमने रिमूव करना है वेस्ट को। सो द egestion of feces, खाने को अंदर लेने को बोलते हैं इंजेशन और बाहर फेंकने को बोलते हैं ईजेशन। सो द egestion of feces टू दी आउटसाइड थ्रू द रेक्टल ओपनिंग। रेक्टल ओपनिंग को क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, डिफिकेशन। इट इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस एंड वो किससे कैरी आउट होता है बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से थ्रो आउट करते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्शंस, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से उसे बॉडी से बाहर थ्रो आउट करते हैं। सो बच्चों ये था हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, है ना। आई होप आपको जो है डाइजेशन क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हमारा मेजर जो है डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर एसिमिलेशन क्या होता है और डिफिकेशन क्या होता है। ये 4 प्रोसेसेस रहते हैं जब हम खाना इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट से ईजेशन तक के ये 4 प्रोसेसेस लगते हैं। सबसे पहले डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफिकेशन, ये 4 प्रोसेस जो है हमने याद रखने हैं। तो अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। सो द पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ। पैनक्रियाटिक जूस किसकी वजह से स्टिमुलेट होता है, ए सिक्रेटिन, बी कोलिसिस्टोकाइनिन, सी एंटेरोकाइनेस या फिर डी बोथ ए एंड बी। क्या होगा इसका आंसर, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, एंटेरोकाइनेस या फिर बोथ ए एंड बी। पैनक्रियाटिक जूस किसकी वजह से स्टिमुलेट होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन जो है पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करती है। सो व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज। लैक्टोज को कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, ए लाइपेज एंजाइम, बी पेप्सिन, सी अमाइलेज या फिर डी लैक्टेज। ए बी सी डी क्या रहेगा इसका आंसर कि लैक्टोज को कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी लैक्टेज। माल्टोज को कौन करेगा, माल्टेज, लैक्टोज को लैक्टेज। तो ऐसे ही जो है एज आगे लगाना है हमने वर्ड के, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एंजाइम किसको ब्रेक डाउन कर रहा है। Next question. The enterokinase helps in the conversion of A. lactose to sucrose, B. trypsinogen into trypsin, C. pepsinogen into pepsin या फिर D. proteins into polypeptides। हमें पता है कि enterokinase फर्स्ट इनएक्टिवेटेड एंजाइम को एक्टिव करने में मदद करता है और जो उससे रिलीज होता है वो बाकी सारे एंजाइम्स को एक्टिव करता है। तो क्या करता है एंटेरोकाइनेस, किस पे जाके एक्ट करता है और उसे एक्टिवेट करता है। जब हम एंटेरोकाइनेस की बात करते हैं जो कि किससे सिक्रीट होता है, इंटेस्टिनल से, इंटेस्टिनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है हमारा एंटेरोकाइनेस। तो किस पे एक्ट करता है, वो ट्रिप्सिनोजिन पे एक्ट करता है जो कि इनएक्टिव होता है और उसे एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, थर्ड का ऑप्शन बी करेक्ट है, थर्ड का ऑप्शन बी करेक्ट है। Next question. Dash stimulates the production of gastric juice in the stomach. A. gastrin, B. enterokinase, C. renin या फिर D. digestin। कौन सा जो है इनके अंदर से गैस्ट्रिक जूस के रिलीज को स्टिमुलेट करता है इन द स्टमक। ए गैस्ट्रिन, बी एंटेरोकाइनेस, सी रेनिन या फिर डी डाइजेस्टिन। ए बी सी डी क्या रहेगा इसका आंसर। ऑप्शन ए गैस्ट्रिन जो है वो स्टिमुलेट करता है द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। ठीक है, बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से।
So the function of HCl in stomach is A. Kill microorganism of food, B. Facilitate absorption of food, C. Dissolve enzyme secreted by gastric glands, या फिर active trypsinogen into trypsin. Trypsinogen वाला हमें पता चल गया ये गलत है. तो HCl बेसिकली किस में मदद करता है? स्टमक के अंदर. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में मदद करता है? A, B, C, D किस में मदद करेगा? It helps in killing the microorganism of the food. कैसे? By providing the acidic pH. वो कितना प्रोवाइड करता है एसिडिक pH? 1.8. एसिडिक pH की जब हम बात करें तो ये कितना pH करता है? 1.8, जो कि ऑब्वियसली हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने लो pH पे सर्वाइव नहीं कर सकते इतने एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर. तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा कि क्या होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स देखेंगे कि डाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल को. मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.